आप सभी का द इंडियन सोशल वर्क यूनिवर्सिटी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम लक्ष्मण देवांगन है और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो समाज कल्याण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी हम जितने भी समाज कल्याण के जो हमारे टॉपिक्स थे उसको मैंने काफ़ी कंपाइल कर दिया है और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कभी कहीं से और समाज कल्याण के टॉपिक के बारे में कहीं से कुछ चीज़ उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ना, तो इसमें हम प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल और वर्तमान में अभी क्या स्थिति है समाज कल्याण को लेके, सरकार के द्वारा प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के द्वारा या फिर मध्यकाल में जो शासक थे उनके द्वारा या फिर अंग्रेजों के द्वारा, अगर मैं स्वतंत्रता काल के पहले की बात करूं तो उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं जो समाज कल्याण की दृष्टि से जो समाज कल्याण को दर्शाता है समाज कल्याण की दृष्टि से, तो उन पे आज हमारा सेशन रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि समाज कल्याण का क्रोनोलॉजी क्या रहा है, कौन कौन से काल में समाज कल्याण किए गए हैं, जैसे अगर वो प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो, आधुनिक काल हो या फिर वर्तमान भारत। ठीक है, तो इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और इस पर हम देखेंगे कि समाज कल्याण की परिभाषा क्या रही है और परिभाषा के साथ साथ क्रोनोलॉजी क्या रहा है, कितने हमारे जो समाज है वो कितना पुराना है और इसको कैसे लिपिबद्ध किया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें अपने समाज की, भारतीय समाज की, तो हमारा जो भारतीय समाज है वो काफ़ी पुराना है। ठीक है, लगभग 5000 साल को इसमें लिपिबद्ध किया गया है। अब लिपिबद्ध करने का मतलब क्या है, तो लिपिबद्ध की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो समाज है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट होता है। ठीक है, बढ़ते 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 वैदिक काल, वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल, महाजनपद, महाजनपद के बाद अगर मैं बात करूं बौद्ध एज, बौद्ध के बाद अगर मैं बात करूं तो मौर्यन एज, मगध वाला पार्ट। ये इस तरह से हमारा हिस्ट्री चलता गया है और इस तरह से वो लिपिबद्ध होता गया है। बस दिक्कत ये है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उसमें हमारे पास कोई ऐसे संकेत नहीं मिले जिसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि वहाँ की सोसाइटी किसी एक तरीके से थी। अगर हम बात करें वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपदा जो 16 महाजनपद थे, और उसके बाद अगर मैं बात करूं बौद्ध और मौर्य काल, तो इस समय जो भी हमारे समाज कार्य के जो कल्याण किए गए हैं वो किस तरह से किए गए हैं उसको हम बताने के अभी उन पे मैं डिस्कशन करूँगा। काफ़ी लंबा हमारा डिस्कशन रहने वाला है। ठीक है, तो कैसे कैसे हमारा जो समाज कल्याण का जो हमारे टाइम टू टाइम जो अपडेट होते गए हैं इसको हम अपडेट बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जो भी सिस्टम में क्या होता है टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं, तो वैसे ही कभी क्या होता है, कभी ये अपडेट रुकेगा फिर ये अपडेट चलेगा, तो वैसे ही क्या होगा, समाज कल्याण का जो कॉन्सेप्ट है प्राचीन काल से लेके मध्यकाल, आधुनिक काल और फिर स्वतंत्रता के बाद जो आधुनिक काल वाला जो पोर्शन होगा जो अभी चल रहा है उसमें कैसे कॉन्सेप्ट आते गए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि समाज कल्याण का डेफिनेशन क्या रहा है। ठीक है, तो अगर हम समाज कल्याण की बात करें तो इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। ये लिखा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये बहुत साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ समाज कल्याण की, तो समाज कल्याण का कहने का मतलब क्या है कि हम किसी व्यक्ति का जब हम कोई भी रूप में कल्याण करते हैं, जब हम देखते हैं कि उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं अपने कोई एक मैं आप मान लीजिए कि मेरा कोई एक दोस्त है, ठीक है, जिसका नाम नरेश है। ठीक है, और ये मैं हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अगर मुझे नरेश की हेल्प करनी है तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, उसकी आवश्यकता देखूंगा और उस आवश्यकता को देखते हुए मैं क्या करूंगा, प्लानिंग करूंगा, और उस प्लानिंग के हिसाब से मैं क्या करूंगा, प्लानिंग के हिसाब से फिर मैं उसको वो सर्विसेज मैं दूंगा, चाहे वो मनी का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में साथ देने का हो सकता है वो पढ़ाई में उसको हेल्प लगे, हो सकता है किसी वीडियोग्राफी में उसको हेल्प लगे, हो सकता है उसको किसी और चीज़ में हेल्प लगे। ठीक है, तो इस तरीके से समाज कल्याण का अगर मैं अर्थ की बात करूं तो कोई भी आवश्यकता की देखभाल कर उसके लिए सतत प्रयास करना और उस प्रयास के बाद उसके अलग अलग तरीके से उस कार्यक्रम को लागू करना, इसके मतलब समाज कल्याण है। अब वो कौन कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं, तो जो कार्यक्रम हो सकते हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, जिसके तौर पे अगर हम बात करें तो वो बेरोजगारी देखभाल कार्यक्रम हो सकता है। बेरोजगारी देखभाल कार्यक्रम में अभी आपको याद होगा कि करंट में अभी जब हम कोविड सिचुएशन से जब गुजरे हैं तो बहुत सारे लोगों का रोजगार छीन गया। तो उसमें जो हमारे वित्त मंत्री हैं सीतारमन जी, तो उनके द्वारा क्या किया गया है, आत्मनिर्भर भारत योजना लाया गया है। ये कब लाया गया था, ये जो योजना लाया गया था वो 12 नवंबर
2020 को लाया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का जो उद्देश्य था वो रोजगार के अवसर बढ़ाना, जिनकी नौकरी जो है कोविड काल के दौरान चली गई है। ठीक है, तो इस तरीके से बेरोजगार के लोगों के लिए जो भी सहायता प्रदान करना है, बुजुर्ग लोगों के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके द्वारा, ठीक है, जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके द्वारा क्या प्रोग्राम, उनके लिए क्या कार्यक्रम करना है, विकलांग व्यक्तियों के लिए क्या कार्यक्रम करना है, ठीक है, विधवाओं के लिए कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, उनके लिए क्या पेंशन की व्यवस्था होगी, सामाजिक सुरक्षा होगी। ठीक है, इस तरीके से जो कल्याणकारी जो कार्य हैं वो समाज कल्याण के अंतर्गत आप बता सकते हैं। ये एग्जाम्पल के लिए आप दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही दें। अगर जो भी आपको अपने तरफ से जो भी डेफिनेशन बनते हैं, जो भी मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है तो उसके तहत आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, आपको रटना नहीं है चीज़ों को, आपको समझना है। समझने के बाद क्या होगा, दो चीज़ होगा। ठीक है, पहला, आप लोग अगर समझ लेते हैं ना किसी भी चीज़ों को तो बहुत अच्छे से, आज नहीं तो कल नहीं तो आधी रात को अगर मैं नींद में भी पूछूं तो आप लोग बता पाएंगे। अगर उस चीज़ को आप लोग रट लोगे ना तो बस 10 मिनट का बस सुख मिलेगा आपको। उसके बाद फिर आप उस चीज़ को भूल जाएंगे, फिर से वीडियो देखेंगे, फिर से कुछ बुक्स को पढ़ेंगे और उसके बाद ये कंटिन्यू चलते रहेगा। फिर पेपर में रट्टा मारेंगे। तो एक बार किसी भी चीज़ को समझ लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो को ही देख लीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको समझ में आए। मैं ये प्रेशर नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो देखना है, मैं ऐसी चीज़ें बोल रहा हूँ जो आपको समझ में आए, वो चीज़ आप देख लीजिए। और वो चीज़ देखने के बाद आप एक बार जब आपके अंदर खुद एक सोच डेवलप हो गया ना, तो फिर उसके बाद आपको कहीं मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद आप करंट की चीज़ों से आप उसको कनेक्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया, ये तो हमारा हो गया डेफिनेशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं समाज कल्याण का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। आप इसके बारे में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल के तहत हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्रोनोलॉजी में, तो समाज कल्याण की अगर मैं बात करूं तो समाज कल्याण के मैंने इसको क्रोनोलॉजी के आधार पर बांट दिया है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी में क्या है, आपको ध्यान रखना होगा कि कितने काल के दौरान कौन से कल्याण काम किए गए हैं जो प्राचीन काल के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह मध्यकाल में 701 ईसा से लेकर 1750 ईस्वी तक के आते हैं। आधुनिक काल में 1751 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों के काल तक आते हैं, जो आज़ादी के पूर्व के काल हैं। और आज़ादी के बाद जो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया, इसमें हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद हमारे कौन कौन से कल्याण के लिए कार्य किए गए हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, ये चारों के अंतर्गत ही हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हम खुलकर डिस्कशन करेंगे और आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत अच्छे तरीके से किस तरह से समाज कल्याण का जो हमारा जो इसमें जो पार्ट है वो कैसे निकल के आया और किस तरह से हम खाली समाज कल्याण को ही देख के इसमें बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी आपको कुछ भी टॉपिक पे, अगर आपको इस टॉपिक पे अगर कोई भी दिक्कतें होती हैं तो आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा जो टॉपिक है उसको हम पहले स्टार्ट करते हैं प्राचीन काल में समाज कार्य। प्राचीन काल में जो हमारे समाज कल्याण की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्राचीन काल में होता क्या है, बहुत सारे काल से होके हम गुजरे हैं। ठीक है, चाहे जैसे मैं बता रहा था आपको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को तो आप छोड़ दीजिए, वो 4000-5000 साल पहले की घटना है, या 2000 साल के पहले की घटना की बात करूँ। उसके बाद जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं ना, तो 1500 से लेके ये 500 ईसा पूर्व तक चलता है। तो जब उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें बहुत सारे यज्ञ कुंड चालू हो गए। ठीक है, अब यज्ञ कुंड वाले जो पार्ट चालू हुए, यज्ञ करना हुआ, जिसमें अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ठीक है, ऐसे जो यज्ञ थे वो चालू हुए। तो उसमें बहुत सारे यज्ञ होते थे, वो 2 से 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम स्लाइड्स को देख लेते हैं, स्लाइड्स में क्या लिखा है, उसके बाद जो बचेगा वो मैं डिस्कशन करूँगा। ठीक है, तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो प्राचीन काल में जो पीड़ितों की सेवा जनहित के लिए अच्छे कार्य की भावना विशिष्ट गुण रहे हैं। तो इसके अंतर्गत प्राचीन काल में क्या होता था, और अभी भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जब भी कभी आप लोग का बर्थडे होगा या फिर जो भी सोशल वर्कर के स्टूडेंट होंगे, तो उनके मन में ऐसा होता होगा कि सर आज बर्थडे हमारा, हम लोग एक काम करते हैं, कोई भी शेल्टर होम चलते हैं और शेल्टर होम में जाकर, चाहे वो वृद्धों का शेल्टर होम हो, चाहे वो बच्चों का शेल्टर होम हो, वहाँ जाके हम उनको कुछ खाने का दे देते हैं। ठीक है, खाने का देने के साथ साथ हम क्या करते हैं, उनको या तो फिर खाने का दे देंगे या फिर मंदिर जाएंगे, मंदिर जाके पूजा करा लेंगे। और वहाँ से जब निकलते रहेंगे तो भिक्षुक जो होंगे, जो वहाँ भीख मांग रहे होंगे, तो उनको हम क्या करेंगे, भिक्षुकों को थोड़े से पैसे दे देंगे या फिर कुछ खाने का दे देंगे। ठीक है, तो प्राचीन काल में ही बिल्कुल ऐसे कुछ होता था कि एक जो राजा होता था या फिर जो भी संपन्न वर्ग के लोग होते थे, वो क्या करते थे, दान देना, अपंगों को भोजन कराना, उनकी देखभाल करना, ये होता था। ठीक है, अब अगर हम बात करें कैटिल्य की,
तो इसमें थोड़ा सा कौटिल्य का पार्ट जुड़ गया है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में निर्धन, वृद्धों, निराश्रित एवं असमर्थ लोगों को देखभाल के दायित्व का शासक बताया है। ठीक है, उस काल में क्या होता था, इनका एक बहुत प्यारा कोट है कि राजा ऐसा होना चाहिए जो अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पाले, और अगर उनके दुख में भी साथ खड़ा होना चाहिए, और दुख में साथ खड़े होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, भले राजा भूखा हो जाए लेकिन उनका प्रजा भूखा नहीं होना चाहिए। ये एक आचार्य चाणक्य का एक कॉन्सेप्ट था, ये अकाल के समय उनका एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था। तो इसी को उन्होंने बताया है कि जो भी निर्धन व्यक्ति हैं, वृद्ध हैं, निराश्रित व्यक्ति है, असमर्थ लोग हैं, उनकी देखरेख का दायित्व शासक का बताया गया है। मतलब एक शासक का जो दायित्व है, उनका एक दायित्व होना चाहिए जिनमें इन सभी चीज़ों को लेकर उनको चलना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करें तो मंदिर और आश्रम की स्थापना करके, निर्वाह करके, धर का अर्पण, संत महात्मा और आश्रम के लिए भोजन, कपड़े, तेल की आदि की व्यवस्था करना। तो इसमें क्या है, ज़्यादा इसमें कुछ भी मैकेनिज्म वाला पार्ट नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं। पहले क्या होता था कि जो भी शिष्य होते थे, ठीक है, जैसे कि बौद्ध के अगर मैं बात करूं, बुद्ध के बहुत सारे शिष्य हुए, जिसमें कि उपाली, आनंद, ठीक है, ये उनके शिष्य हुए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं जैसे कि अगर हम बात करें भगवान राम की, तो उनके जो गुरु थे वो गुरु वशिष्ठ थे। वैसे ही अगर हम कृष्ण भगवान के गुरु की बात करें तो सांदीपनी थे। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या होता था, जब भी ये लोग अपने शिक्षा वाले जो काल में जब जाते थे गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए, तो इन लोग क्या करते थे, भिक्षुक भी बनते थे। भिक्षुक का मतलब बाहर से जाके कुछ मांग के लाना और उन्हीं खाना में अपना जो शिक्षण वाला जो काल है उसको, शिक्षा वाला जो काल है उसको गुजारना। ठीक है, तो उनको सभी तरह से उनको ट्रेनिंग दिया जाता था। तो जब भी इन लोग कभी बाहर जाते थे ना, तो क्या होता था कि उनको रुकने की व्यवस्था भी होती थी। तो कहीं जा रहे हैं तो पानी गिर गया तो वे क्या करेंगे, पानी में तो भीगेंगे नहीं, तो उनके लिए कुछ आश्रम की व्यवस्था राजा के द्वारा किया जाता था, मंदिर में रुक सकते थे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो कल्याणकारी कार्य थे वो राजा के द्वारा, मंदिरों का निर्माण, वहाँ खाने का देखरेख करना, कपड़े बांटना, ये सभी राजा के द्वारा किए जाते थे। तो यही चीज़ों को इसमें बताया गया है कि मंदिर और आश्रम की स्थापना करना, निर्वाह के लिए धन अर्पण करना, संत महात्माओं के लिए आश्रम के लिए भोजन, कपड़े, तेल की आवश्यकता की पूर्ति करना। तो ये सभी चीज़ें एक राजा या फिर जो वहाँ के संपन्न लोग होते थे, सामाजिक लोग होते थे, उनके द्वारा ये चीज़ किया जाता था। ठीक है, तो इसी तरह से हम बात करते हैं तो ये जो चीज़ें हैं वो समाज कल्याण से जुड़ी हुई है, और ये बहुत क्या है, पुरानी है। ठीक है, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, और ये जो चीज़ें भारतीय समाज में बहुत अधिक पुरानी है। ठीक है, तो ये जो काम थे ओवरऑल, जो हमारे यहाँ जो काम होता था समाज कल्याण का, वो इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एज की, तो आप लोग को अब थोड़ा सा ये लगता है कि सर इतना में हमारा आंसर नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं आपको आगे की चीज़ों को बताता हूँ कैसे। तो समाज कल्याण का जो कॉन्सेप्ट था वो कैसे चला। अगर मैं बात करूँ समाज कल्याण की कॉन्सेप्ट की प्राचीन काल में, तो किस तरह से रही है। ठीक है, तो जैसे कि हम बात कर सकते हैं उत्तर वैदिक काल। माफ़ करना, मेरे पास इसके ऑपरेट करने के लिए पेन खो गई है, तो थोड़े दिन में जो पेन है वो मेरे पास फिर से मैं उसको परचेज़ कर लूँगा, और उसके बाद फिर ये काफ़ी अच्छे से आपको राइटिंग देखने को मिलेगा। अभी मैं हाथ से लिख रहा हूँ, उंगलियों की वजह से ये जो राइटिंग का जो इशू है वो चलते आ रहा है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में क्या था, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में क्या होता था, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना, राइटिंग में थोड़ा सा इशू रहेगा, वो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में क्या होता था जनरली, उत्तर वैदिक काल में उसमें क्या था, अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ, ठीक है, और वाजपेयी यज्ञ, ये ऐसे जो यज्ञ होते थे वो जनरली किए जाते थे। ये यज्ञ का कॉन्सेप्ट क्या होता था, राजा के द्वारा, इसमें दो पार्ट होते थे, एक व्यक्तिगत हित छुपा होता था राजा का, और एक राजा का क्या होता था, सामूहिक हित। ठीक है, सामूहिक हित होता था। तो इसमें जनरली होता क्या है, राजा जब इस चीज़ के लिए पूजा करते हैं ना, तो जनरली क्या होता है, राजा ये बोलेगा कि मैं, हे भगवान, मुझे इन सभी से सुरक्षित रखना, मेरा राज्य समृद्ध रहे, मैं हमेशा यहाँ शासन करता रहूँ, या मेरे परिवार के किसी व्यक्ति के द्वारा यहाँ शासन हो, इनका ये कामना रहता था। दूसरा, राजा का एक और, जब मैं बात करूँ राजा की,
तो राजा का एक ये कॉन्सेप्ट रहता था कि वो सामूहिक रूप से पूजा करते थे, ठीक है, सामूहिक रूप से यज्ञ करवाते थे। और ये यज्ञ का कॉन्सेप्ट क्या होता था, तो यज्ञ का जो कॉन्सेप्ट होता था वो ये निकल के आता था कि पहली बात तो ये यज्ञ में पूरे प्रजा शामिल होती थी, ठीक है, सामूहिक यज्ञ में। और ये ये जो यज्ञ होते थे इसमें प्रजा का शामिल होने के पीछे रीज़न क्या था, इसका उद्देश्य ये होता था कि यहाँ जो भी अकाल है, सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है, वर्षा टाइम पे नहीं हो रही है, महामारी फैली हुई है, ठीक है, इन सभी चीज़ें का निराकरण हो और इन सभी चीज़ों में जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, इनको जो भी समस्याएं निकल के आ रही हैं, वो सभी समस्याएं से इनको मुक्ति मिले, ठीक है। तो इनके लिए यज्ञ करते थे। अब यज्ञ जो होता था वो जनरली इंद्रदेव, अग्निदेव या वरुण देवता, इन तीनों के लिए होता था। तो इतने डीप में आपको नहीं जाना है, आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि जो प्राचीन काल में अगर हम समाज कार्य की, आपको ये लिखना है प्राचीन काल में दान धर्म वाला जो कॉन्सेप्ट था वो तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको लिखना है कि अगर काल के हिसाब से अगर आपको जाना है तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञ के अनुसार समाज कल्याण के लिए कार्य किए जाते थे, जिसमें कि राजा और उसके प्रजा वर्ग शामिल होते थे, जिसमें उनके लिए क्या करता था, राज्य को मजबूती प्रदान करना, वर्षा सूखा महामारी से बचाने के लिए यज्ञ संपन्न कराया जाता था, जो कि समाज कल्याण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देती है। उसके बाद अगर हम बात करें महाजनपद काल की, तो 16 जो महाजनपद हैं, जिसमें कि कंबोज, कंधार, कुरु, पंचाल, मत्स्य, वल, वज्जी, अंग, ये जितने भी महाजनपद थे, तो क्या हुआ, धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल के बाद जब महाजनपद का काल आया, तो महाजनपद काल में जनरली क्या आपको देखने को मिलेगा कि इसमें ना धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य बनना चालू हो जाएंगे, और जितने ऐसे राज्य बनेंगे उसमें सेपरेट राजा होंगे। और ये राजा क्या करेंगे, ये जितने भी राजा होंगे वो क्या करेंगे, इनके अंदर सभाएं चलेंगी, ठीक है, मीटिंग्स होंगे, और इन सभाओं के होने के पीछे क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण, ये राजाओं का क्या हो जाएगा, एक राज्य हो जाएगा इनका, और ये अपने राज्य को सुरक्षित रखेंगे, ठीक है। तो राजा का कर्तव्य क्या होगा, वो अपने राज्य को सुरक्षित रखे, ठीक है, सुरक्षा रखेगा। तो कोई भी आक्रमण होगा तो आक्रमण से उसको क्या, आक्रमण से जो भी उनकी हानि होंगी, जो भी उनके इकोनॉमी वाले पार्ट्स होंगे, वो सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। तो उतने चीज़ों में नहीं जाते हैं। तो जो राजा होगा, ठीक है, महाजनपद काल में सबसे पहले आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि सभा का आयोजन होता था, ठीक है। तो ये जो सभाएं होती थी वो क्या होती थी, सभा जो होती थी इसमें पूरे जनता या प्रजा बोलूँ मैं, ये लोग शामिल होते थे। और ये जो प्रजा होती थी ना, इसमें जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, चाहे उनको अगर खाने की समस्या हो, चाहे उनको ज़मीन की समस्या हो, चाहे उनको चारागाह की समस्या हो जानवरों के लिए, चाहे उनको पशु की समस्या हो, तो ये जितने भी इश्यूज़ होते थे ना, ये जितने भी इशू होते थे, इन पे क्या होता था, महाजनपद काल में इन पे डिस्कशन होते थे। तो ये राजा के द्वारा ही चलाए जाते थे और ये कल्याणकारी होते थे, ठीक है। ये जो प्रजा के लिए कल्याणकारी होते थे, कैसे कल्याणकारी होते थे, पहला उत्तर वैदिक काल में यज्ञ हुआ, दूसरा महाजनपद काल में सभा का गठन हुआ। सभा के गठन होने से जहाँ जितने भी नियम, समाज से संबंधित जो भी नियम, कार्यक्रम, योजना, ठीक है, और जितने भी आपके कल्याणकारी कार्य होंगे वो यहाँ से किए जाएंगे राजा के द्वारा। और इनका जो लाभ है वो किनको मिलेगा, डायरेक्ट प्रजा को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आपके बौद्ध का काल आएगा, और बौद्ध काल में धीरे धीरे आपको क्या मिलेगा, चैत्य। इसमें क्या मिलेगा आपको, चैत्य, या फिर अगर मैं बात करूं चैत्य या फिर मठ, जो उनके लिए क्या करेंगे, जो उनके शिष्य होंगे, जो भी बौद्ध के शिष्य होंगे या फिर जो भी व्यापारी व्यक्ति होगा, उनके लिए क्या होगा, इनका निर्माण किया जाएगा। अब ये मठ चैत्य होते क्या हैं, जैसे कि मैंने आपको प्राचीन काल में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि
मंदिरों में आश्रम की व्यवस्था की जाती थी, या फिर रास्तों में आश्रमों का निर्माण किया जाता था, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो भी यात्रा कर रहा है उनको कोई भी समस्या ना हो, या फिर जो भी संत है उनको समस्या ना हो, और वहाँ जाके वो विश्राम कर सकें। कहने का मतलब विश्राम घर। ठीक है, तो इसी को ही बौद्ध एज में चैत्य, पंगोड़ा, ये है, और इसको मठ कहा गया है। ये चीज़ों का निर्माण होता था, और यहाँ जाके उनके अनुयायी, शिष्य या कोई भी जो व्यक्ति है वो यहाँ जाके आराम कर सकता था यात्रा के दौरान। तो ये सभी चीज़ें कल्याणकारी चीज़ों को दर्शाती है कि किस तरह से छोटी छोटी ये जो चीज़ें हैं वो बहुत बड़े लेवल पे होती थी। ठीक है, आपको सुन के लगा होगा कि ये सब क्या कल्याणकारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक राजा के द्वारा मंदिरों का निर्माण कराया जा रहा है, मंदिर के अंदर आश्रम का निर्माण कराया जा रहा है। ठीक है, उनके द्वारा दान धर्म किया जा रहा है, जो आजकल आपके द्वारा भी किया जाता होगा। ठीक है, उसके बाद धीरे 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 जैसे ही उत्तरवैदिक काल आता है, यज्ञ होना स्टार्ट होता है। यज्ञ, और ये जो यज्ञ था वो कल्याणकारी यज्ञ था, जिसमें कि आपके अश्वमेध यज्ञ होते थे, जिसमें कि जो भी बीमारी है, जो भी आपके दिक्कतें हैं, जैसे कि अकाल पड़ा है, सूखा पड़ा है, बाढ़ की जो बाढ़ आ रहे हैं, तो इनके समस्या के समाधान के लिए यज्ञ होते थे। और ये जो यज्ञ होते थे वो एक दिन के नहीं होते थे, बहुत लंबे समय तक 2-3 दिन के लिए जो यज्ञ चलते थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम महाजनपद काल में आए तो सभी राजा सेपरेट हो गए, और उसके लिए फिर सभी राजा क्या किए, अपने अपने राज्य के लिए कल्याणकारी कार्य किए, जिसमें उनमें क्या हुआ कि उसमें सभा का निर्माण हुआ, और सभा के निर्माण होने के साथ साथ वहाँ कल्याणकारी कार्य, नियम कानून बनाए गए, नियम और कानून बनाए गए। और ये नियम और कानून बनाने के पीछे मतलब ये था कि जो भी उनके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सामूहिक रूप से लिया जाएगा, और जो भी समस्या का समाधान होगा वो सामूहिक रूप से होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बौद्ध काल में आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसमें चैत्य और पोगाड़ों का निर्माण होना शुरू हो गया। ये एक टाइप के मंदिर होते थे जिसमें उनके शिष्य या फिर कोई भी व्यक्ति है वो वहाँ जाके आराम कर सकते थे। ठीक है, उसी के साथ साथ विश्वविद्यालय की बात करूँ तो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि एक महाविद्यालय था। ठीक है, जो कि एक विद्या का केंद्र था। तो ये भी आपको याद रखना है कि शिक्षा के लिए बौद्ध के काल में नालंदा परिसर, जो कि आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, नालंदा परिसर, उसका भी निर्माण किया गया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ शिक्षा भी ग्रहण करेंगे, अशोक शिक्षा ग्रहण करेंगे। ये सभी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, जो कि कल्याणकारी रूप से वहाँ के जो भी बच्चे थे, जो भी राजा महाराजा के बच्चे थे, वो वहाँ जाके शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। तो ये शिक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा केंद्र था, इसे विश्वविद्यालय भी कहा गया। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। आई थिंक आपको प्राचीन काल में जो भी समाज कार्य का जो भी टॉपिक था, समाज कल्याण का जो भी टॉपिक था वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मध्यकाल में जो मध्यकाल में जो समाज कल्याण का जो पॉइंट है वो हम कैसे देखेंगे इसमें। तो मध्यकाल में जो समाज कार्य में अनेक कुरीतियाँ थी। ठीक है, कैसे अनेक कुरीतियाँ थी, तो मध्यकाल में क्या होता है कि जब भी मुगलों का जब आक्रमण होगा तो इसमें बहुत सारे कुरीतियाँ विकसित होने लगी। जैसे कि इसमें अगर मैं बात करूँ, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, ठीक है, पर्दा प्रथा, बाल विवाह इत्यादि। और ये जो भी चीज़ें थी, इसमें महिलाओं की स्थिति में काफ़ी गिरावट आया। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने के साथ साथ इसमें क्या हुआ कि एक चीज़ इसमें और निकल के आया। इसमें क्या निकल के आया कि इसमें गुलाम बहुत सारे बनने स्टार्ट हो गए। ठीक है, इसमें से गुलाम वंश भी आपको देखने को मिलेगा जब आप पढ़ेंगे, तो उतने दूर नहीं जाएंगे हम लोग, बस मैं इसको एक मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि इसमें गुलामों का भी खरीद फरोश होना स्टार्ट हो गया। और ये गुलाम कैसे थे, इसमें सभी वर्ग के लोग शामिल थे, जिसमें इसमें स्त्री, पुरुष, बच्चे, और इसमें बूढ़े से वृद्ध सब शामिल हुआ करते थे। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारे जो समाज में इस्लामी शिक्षा स्टार्ट हो गया, और इस्लामी शिक्षा के साथ साथ जो हमारी सामाजिक व्यवस्था थी वो इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार चलने लगी। ठीक है, शिक्षा का स्वरूप चेंज हो जाएगा, दास व्यवस्था स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारे प्रथाएं स्टार्ट हो जाएंगी, बाल विवाह स्टार्ट हो जाएगा। आगे चल के फिर यही बाल विवाह और जो भी सती प्रथा हैं उनको रोकने के लिए फिर कार्यक्रम किए जाएंगे। राजा राम मोहन आएंगे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आएंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना होगी, आर्य समाज की स्थापना होगी। तो लगातार इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए, जो मध्यकाल में हुए उन्हीं को रोकने के लिए क्या किए जाएंगे, आगे प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, तो मध्यकाल में आपको ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं देखना है, यही चीज़ों को फोकस करना है कि इस समय समाज कल्याण में अनेक कुरीतियाँ थी और समाज कल्याण के चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इसमें बहुत सारे समस्याएं व्याप्त थी, जिसमें कि गुलामों की खरीद फरोश, और इसमें जो भी शिक्षाएं थी वो शिक्षाएं और समाजी जो व्यवस्थाएं थी वो इस्लाम सिद्धांतों के अनुसार इनका
इस्लाम सिद्धांतों के अनुसार इनका कार्य किया गया, और इसमें जो समाज कल्याण है वो हमको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। एक दो चीज़ हुए हैं, अगर उसको छोड़ के देखें तो मध्यकाल में समाज कल्याण उतने नहीं हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मध्यकाल में आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको आगे बेसिक तौर पे प्राचीन काल, मध्यकाल में 2 लाइन लिख के आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास 2 टॉपिक और हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें आधुनिक काल में, तो आधुनिक काल में जो हमारे समाज कल्याण थे, तो उसमें बहुत सारे समाज कल्याण आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कैसे कैसे अंग्रेज़ों के टाइम पे समाज कल्याण देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अंग्रेज़ों के टाइम पे, तो सबसे पहले एक जो हमारे सोशल वर्कर थे, जिसमें कि ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, ठीक है। और इसमें ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय के साथ साथ और भी ऐसे जो पर्सनैलिटी होंगी, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये ऐसे ऐसे जो भी पर्सनैलिटीज़ हैं वो निकल के आएंगी। और इसके बाद जो भी समाज कार्य है वो किया जाएगा, एक तो हिंदू भाइयों के द्वारा, ठीक है, हिंदू भाइयों के द्वारा। दूसरा काम क्या होगा, अंग्रेज़ों के द्वारा। इन्होंने बहुत आतंक मचाया, लेकिन कुछ वेलफेयर के काम भी करके गए हैं, इनको हमको नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। वो मैं आपको गिनाऊंगा कि कौन कौन से चीज़ों में इन्होंने माइनर से सोशल वर्क किया हुआ है। समाज कल्याण की दृष्टि से इन्होंने बहुत सारे काम किए हुए हैं, ठीक है। तो समाज कल्याण की दृष्टि से अभी हम देख रहे हैं, तो आगे देखते हैं। तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी, जब मुग़लों का पतन हुआ और जैसे ही यूरोपियन आए, ब्रिटिशर्स आए, तो उसके साथ साथ अंग्रेज़ों का शासन कार्य क्या हुआ, उनका श्री गणेश हुआ, प्रारंभ हुआ। और 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के बाद धार्मिक सुधार की लहर सी आ गई। अब ये लहर सी आ गई का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे मैं कहूँ कि इसमें थोड़ा सा नवजागरण आएगा, ठीक है। और इसके बाद नवजागरण आने के साथ साथ इसमें कुछ पर्सनैलिटीज़ निकल के आएंगे जो थोड़े थोड़े जो कुरीतियाँ हैं उन पर काम करेंगे, चाहे वो पत्रकारिता के माध्यम से हो, चाहे वो कानूनों के माध्यम से हो, चाहे वो कोई अनशन के माध्यम से हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो निकल के आएंगी, और इसी के आधार पे बहुत सारे चीज़ों में आपको रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे जो समाज कल्याण की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें राजा राम मोहन राय की, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय की। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा अगर हम बात करें तो 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था जाति भेदभाव की समाप्ति करना, छुआछूत का अंत, बाल विवाह का प्रचलन, अंधविश्वास रूढ़िवादिता को समाप्त करना, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो ब्रह्म समाज के संस्थापक, आपको पता चल गया होगा, यहाँ लिखा हुआ है, वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ये तो एक चीज़ हो गया, इनका उद्देश्य भी दिया गया है, ठीक है। ये 2 चीज़ें तो हो गई। लेकिन राजा राम मोहन की राय की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय की, तो पहले तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। दूसरा अगर मैं बात करूँ राजा राम मोहन राय के द्वारा, तो ये सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रेरणादाता भी कहा जाते हैं, ठीक है। और इसे बंगाल के नवजागरण के पितामह भी कहे जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, आपको भूलनी नहीं है इनके बारे में, ठीक है। अगर मैं इनकी जीवन की उपलब्धि के बारे में अगर मैं बात करूं आपको, इनके जीवन की उपलब्धि के बारे में, तो सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा का इन्होंने निवारण भी किया है। कब किया है सती प्रथा का निवारण? 1829 में इन्होंने सती प्रथा का निवारण भी किया है, ठीक है। जो कि इन्होंने किसके माध्यम से किया है? अपने पत्रकारिता के माध्यम से किया। अब पत्रकारिता के माध्यम से कैसे किया है इन्होंने? पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने बताया कि ये गलत चीज़ें हैं और इसे उन्होंने दंडनीय और गैर कानूनी घोषित भी करवाया, ठीक है। इन्होंने, इनके द्वारा एक और कार्य किए गए हैं जिसमें इन्होंने मेरे हिसाब से वो जो डेट है वो 1822 के आसपास का जो डेट होगा, 1822 में इन्होंने, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, 1822 में इन्होंने कोलकाता में ही इन्होंने क्या किया था? हिंदू कॉलेज की स्थापना की, ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कि शिक्षा के कल्याण की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो भी 1822 के समय, ठीक है। 1822 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, जो कि कलकत्ता में
लोकेटेड है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने शिक्षा की दृष्टि से ही वेदांत कॉलेज में स्थापना की। अब थोड़ा इसके बारे में मोटे मोटे चीज़ जान लेते हैं। पहले तो उन्होंने 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना के साथ साथ इन्होंने 1819 में इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। ठीक है, सती प्रथा के अंत के साथ साथ इन्होंने सती प्रथा के अंत के साथ साथ इन्होंने तीसरी चीज़ की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने 1822 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की और वेदांत कॉलेज की स्थापना की शिक्षा की दृष्टि से। तो इनको आपको याद रखना है कि इन्होंने कैसे कैसे रिफॉर्म किए हैं और कैसे कैसे इनका टाइम ड्यूरेशन चलते गया है कल्याण की दृष्टि से। तो आप बता सकते हैं कि राजा राम मोहन राय के द्वारा 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, 1829 में सती प्रथा का समाप्त किया गया, और शिक्षा की दृष्टि से अगर हम कल्याण की बात करें तो 1822 में उन्होंने कोलकाता में उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना के साथ साथ उन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की। ठीक है, तो ये आपको एक चीज़ याद रखना है, आपको कनेक्ट करना है लोगों के साथ, पर्सनैलिटी के साथ कि उन्होंने कैसे काम किया। बस आपको ये नहीं देखना है कि उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय ने भी सती प्रथा का अंत 1829 में भी किया। उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य किए गए हैं, उन्होंने कॉलेज का निर्माण करवाया। इसके साथ साथ वे पत्रकार भी थे, पत्रकार के माध्यम से उन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन के माध्यम से ही उन्होंने सती प्रथा का निवारण भी किया। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको कनेक्ट करना है कि उन्होंने कैसे कैसे काम किया और किस आधार पे उन्होंने जो कल्याणकारी जो वेलफेयर का काम था वो किस माध्यम से किया। ठीक है, उसके बाद 1800 अगर मैं बात करूं 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित करके ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण योगदान किया, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में कर भारतीयों को वेदों के लौट जाओ नारा दिया। अगर हम बात करें आर्य समाज की तो इसे हम बोल सकते हैं आर्य समाज की अगर मैं बात करूं तो आर्य समाज को हम हिंदू सुधार आंदोलन भी कह सकते हैं। ठीक है, हिंदू सुधार आंदोलन भी कह सकते हैं। ठीक है, हिंदू सुधार आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो इसको 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई आर्य समाज की। ठीक है, ये इसका डेट है 10 अप्रैल 1875। इसमें बस मैंने 1875 डाल दिया, लेकिन इसका जो एक्चुअल डेट है वो 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। आंदोलन का जो उद्देश्य था वो क्या था? वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करके जातिगत बंधन को तोड़ना है और हिंदू समाज को एक सूत्र में पिरोना है या बांधना है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें जाति प्रथा, छुआछूत, अंधभक्ति, मूर्ति पूजा, जादू मंत्र, झूठे कर्म कांड को समाप्त करने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में कर भारत को किया। उसका महात्मा गांधी के बारे में अगर बताया जाए तो उन्होंने सेवाग्राम हरिजन संघ की स्थापना कर अखिल भारतीय ग्रामोद्योग की स्थापना की गई। तो अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में जो समाज कार्य का इतिहास है उसमें मोटे मोटे हिंदू भाइयों के द्वारा जो हमारे हिंदू सोशल वर्कर थे उनके द्वारा किस तरह से सोशल वर्क किए गए हैं समाज कल्याण की दृष्टि से, ये आपको देखने को मिला। अगर हम बात करें और समाज कल्याण किस तरह से किए गए हैं अंग्रेज़ों के द्वारा, तो अगर हम बात करें औपनिवेशिक सरकार के द्वारा जो भी व्याप्त बुराई थी उसमें महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। ठीक है, महिलाओं की स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय हो गई थी, उसके लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपको बता चुका हूँ मैं कि राजा राम मोहन राय के द्वारा विलियम बेटिस ने 1829 में कानून पारित किया जिसमें सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया, जैसे कि मैंने बताया। अब सती प्रथा होता क्या है? तो जनरली अगर हम बात करें सती प्रथा की तो बंगाल में जैसे हम बात कर सकते हैं बंगाल में एक कांड हुआ या फिर बंगाल में एक चीज़ निकल के आई। क्या चीज़ निकल के आई? जिसमें क्या हुआ कि बंगाल में एक औरत को जिंदा जलाया गया था। ठीक है, उस समय उसे बाल विवाह भी प्रचलित हुआ था। ठीक है, उस समय हुआ क्या था? जो जनरली हम बात करें सती प्रथा की, अगर सती प्रथा का ये टॉपिक आ ही गया है तो सती प्रथा के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। तो सती प्रथा में होता क्या है? अगर कोई व्यक्ति 50 साल का है, ठीक है, और उसका शादी अगर
13 साल या 11 साल की बच्ची के साथ अगर उसको विवाह हो रहा है, ठीक है, तो पहला तो वो बाल विवाह हो गया बच्ची के साथ, ठीक है, क्योंकि बच्ची का एज कम है, ठीक है, बाल विवाह हो गया। और उसके बाद फिर अगर इस व्यक्ति का अगर डेथ होता है, ठीक है, तो इसको जब आग दिया जाएगा, ठीक है, तो ये बच्ची को भी उसके आग में बैठा दिया जाएगा, मतलब सती हो गई। ये अगर व्यक्ति जहाँ इसका डेथ हुआ अगर ये जहाँ भी जा रहा होगा तो इसके साथ ये भी जाएगी, तो इसको सती करना कहते थे। तो उस समय इस चीज़ों को रोकने के लिए जमकर प्रयास किया गया, तब जाके 1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंध किया गया। अब अगर हम बात करें कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या, अब अगर दूसरा टॉपिक देखें इसके बारे में, तो कन्या भ्रूण हत्या द्वारा राजपूत और बंगाल परिवार द्वारा प्रचलित थी, ठीक है। इसमें अंग्रेजों ने, एक मत भारतीय और अंग्रेजों ने, ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या की अगर मैं बात करूँ तो अंग्रेजों और भारतीयों ने मिलकर इसे कानून, इसे अवैध घोषित करवाया। तो कहने का मतलब क्या है, कन्या भ्रूण हत्या होता क्या है? तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कन्या भ्रूण हत्या की, तो जनरली होता क्या है कि लड़कियों की जो स्थिति थी उस समय काफ़ी दयनीय थी, ठीक है। जो मध्यकाल की जो स्थिति थी हमारी, उस समय जो महिलाएं थी या फिर जो लड़कियां थी उनको बहुत लगभग नीचे तबके के माने जाते थे। तो कन्या भ्रूण हत्या के पीछे होने का रीज़न क्या था? तो अगर मैं बात करूं कन्या भ्रूण हत्या होने के पीछे रीज़न क्या था, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो समाज है वो पुरुषवादी है, ठीक है, जिसमें महिलाओं की स्थिति, जैसे मैंने बताया कि महिलाओं की जो स्थिति है उसको निम्न माना गया है, ठीक है, आप समझिएगा जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद पहला चीज़ हो गया, महिलाओं की स्थिति को निम्न माना गया है क्योंकि हमारा जो समाज है वो पुरुषवादी है, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो जो हमारा समाज है उसको पुत्र प्रधान माना जाता है, ठीक है। पुत्र समाज को उसके नाम से आगे बढ़ाया जाएगा, ये एक प्रथा चली आ रही थी कि जो हमारा जो पुत्र होगा या फिर बेटा होगा तो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, ठीक है, ये एक सोच होता है व्यक्तियों का, ठीक है। तीसरा क्या होता है, उस समय क्या था कि तकनीकी उन्नति हो गई थी, तो तकनीकी उन्नति होने से ये क्या फ़ायदा उठाया कि कन्या भ्रूण हत्या होने लगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, कन्या भ्रूण हत्या होने से इस चीज़ों में क्या हुआ जनरली कि वो पता कर लेते थे कि लड़का होने वाला है कि लड़की। और क्या होता था कि माता की कोख से जो बच्ची होती थी, जो भी लड़की होती थी जिसको हम मादा कहते हैं, उसको भ्रूण से निकाल कर, ठीक है, कोख से निकाल कर उस भ्रूण को फेंक दिया जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि कितना भयानक टाइप से ये चीज़ें निकल के आती थी और उस समय ये चीज़ें देखने को मिलती थी, ठीक है। तो ये भ्रूण हत्या हुई। तो 1860 तक अगर बात करें भारतीय दंड संहिता की, तो अगर ये कन्या भ्रूण हत्या की बात करें, ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता में 1860 को ये प्रावधान आया, ठीक है, 1860 को ये प्रावधान लाया गया और इसके तहत एक समिति बनी 1914 में, ठीक है, ये भ्रूण हत्या से संबंधित थी, जिसे शांति लाल शाह नाम से गठित किया गया। तो ये समिति थी। फिर 1914 के बाद इसमें फिर लगातार रिफॉर्म होते गए। 1914 के बाद ये भ्रूण हत्या का जो कॉन्सेप्ट था 1971 में रिफॉर्म हुआ, 1971 के बाद 1975 में हुआ, 1975 के बाद लगातार ये 2002 में रिफॉर्म होते गए और इसके बाद कई बार हुए हैं। तो ये कन्या भ्रूण हत्या के जो कॉन्सेप्ट थे वो निकल के आए। और अगर हम बात करें कन्या भ्रूण हत्या की, तो अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो ये अनुच्छेद 21 जीवन जीने के अधिकार की घोषणा करता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए ताकि आप ये एक दूसरे से इनको रिलेट कर सकें, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नारियों के उत्थान के लिए सती प्रथा की समाप्ति के साथ विधवा पुनर्विवाह को प्रचारित करते हुए आवश्यकता थी, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने क्या किया, इसका अथक प्रयास किया और 1856 में हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम जारी किया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम पारित किया गया, जिसमें 14 वर्ष से कम की लड़की और तथा 18 वर्ष से कम
18 वर्ष से कम के लड़के को विवाह निश्चित कर दिया गया। तो अगर हम बात करें नेटिव मैरिज, ठीक है, नेटिव मैरिज होता क्या है? तो क्या होता है नेटिव मैरिज? तो हमारे समाज सुधारक के दबाव में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1872 में, है ना, 1872 में नेटिव मैरिज पारित किया गया। मतलब जो हमारे सोशल वर्कर रहे होंगे उस टाइम, समाज सुधारक जिसको हम बोल सकते हैं, उनके द्वारा क्या किया गया है, बाल विवाह नहीं होना चाहिए करके बहुत प्रेशराइज किया गया होगा। और उसके बाद क्या हुआ, क्या चीज़ निकल के आया कि 1872 में ये जो चीज़ें थी नेटिव मैरिज के नाम से इसमें फुल स्टॉप लग गया 1872 में, ठीक है। अब ये 1872 में एक बार ये फुल स्टॉप तो लग गया, उसके बाद फिर आगे क्या क्या प्रोसेस हुए तो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि जब नेटिव मैरिज का जब कॉन्सेप्ट निकल के आया तो जिसमें क्या था कि 14 वर्ष से कम आयु की कन्या का विवाह वर्जित कर दिया गया। अब 14 वर्ष से कम आयु की जो कन्या है उनका विवाह होगा ही नहीं, ठीक है, जब तक वो 14 वर्ष की आयु को पूरा नहीं कर लेती। फिर उसके बाद एक अधिनियम निकल के आया। क्या अधिनियम? शारदा अधिनियम, ठीक है। आपको पता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, एक बार पढ़ लीजिएगा शारदा अधिनियम। ये जो था शारदा अधिनियम, 2 मिनट ये स्लाइड को साइड कर लेता हूँ। शारदा अधिनियम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो शारदा अधिनियम जो था वो एक समाज सुधारक थे, ठीक है। शारदा अधिनियम की बात करूँ, शारदा अधिनियम, ठीक है, शारदा अधिनियम की बात करूँ तो हरबिलास शारदा जी 1923 में ये अधिनियम को लेके आया गया। इसे शारदा अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये शारदा अधिनियम का कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है। तो शारदा अधिनियम का कॉन्सेप्ट क्या था? बालक का आयु 18 वर्ष होगा और बालिका का जो एज है उसमें 14 वर्ष होगा, ठीक है। उसके बाद आगे चल के फिर ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ और उसके बाद फिर से इसमें संशोधन हुआ जिसे बाल विवाह निरोधक अधिनियम या संशोधन अधिनियम भी कहा जाता है। जिसमें क्या हुआ, जो बालक का जो एज पहले क्या था 18 वर्ष था, जिसको चेंज करके 21 वर्ष कर दिया गया, और जो लड़कियों का जो एज था 14 वर्ष उसको चेंज करके 18 वर्ष कर दिया गया। मतलब चेंजेस कर दिए गए 18 से 21, और जिनका उम्र जो 14 था उसको बढ़ा के 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद नारी शिक्षा के लिए महिलाओं के लिए भी स्कूलों की स्थापना की गई। उसके बाद दास प्रथा थी उनको समाप्त करने के लिए क्या किया गया 1833 में। ये दोनों एक ही है ना, ये आपको याद रखना है, ये जो दोनों लिखा गया है वो एक ही है, वो दोनों अलग अलग कर दिया गया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो दास प्रथा थी बंधुआ मजदूर के लिए, तो 1833 में यह दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया, और 1843 में दास प्रथा को समाप्ति कर भारत में इसे 1843 में से समाप्त कर दिया गया। मतलब अगर बात करें ब्रिटिश साम्राज्य में ये 1833 में समाप्त हुआ और भारत में ये 1843 में समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता काल के पश्चात हमारे यहाँ जो समाज कार्य का कॉन्सेप्ट था वो क्या था। तो जैसे ही ब्रिटिश जाते हैं उसके बाद हमारा जब कॉन्सेप्ट निकल के आता है, पाकिस्तान अलग होता है, ठीक है। उसके बाद जब हमारे यहाँ संविधान का गठन होता है तो हमारे यहाँ समाज कल्याण का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज होते आएगा। समाज कल्याण के लिए फिर हमको मौलिक अधिकार मिलेंगे, राज्य नीति निर्देश तत्व निकल के आएंगे, ठीक है। और राज्य नीति निर्देश तत्व जब निकल के आएंगे तो उसमें राज्य के द्वारा हमारे लिए कुछ अधिकार दिए जाएंगे, भारतीय संविधान के द्वारा पूरे भारत के नागरिकों के लिए उसमें अधिकार दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद गैर सरकारी संस्था के द्वारा भी बहुत सारे कल्याणकारी कार्य, जिसे हम एनजीओ कहते हैं, उनके द्वारा भी बहुत सारे कार्य किए जाएंगे। तो ये जो समाज कल्याण का जो प्रोसेस है वो लगातार चलता रहेगा। अब अगर हम इसमें देखें समाज कल्याण की दृष्टि से तो इसमें बताया गया है कि
पुनर्वास और दायित्व राज्यों को अपने हाथ में लेते हुए पुनर्वास मंत्रालय की स्थापना की गई और इसमें संप्रभुत्व संपन्न समाज धर्मनिरपेक्ष यह संविधान की प्रस्तावना की बात कर रहा है। ठीक है, जिसके तहत समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार के व्यक्ति, विश्वास, धर्म, संपदा, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्रदान करता है। ये मौलिक अधिकार के तहत बताया गया। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार के द्वारा कल्याण को उचित स्थान दिया गया और इसमें फिर बात करता है संविधान के संशोधन की। ठीक है, कुछ संविधान में भी कुछ संशोधन करके कुछ उस समय संविधान बना और उसमें फिर लगातार संशोधन होते गए और बहुत सारे जो नीति निर्देश तत्व हैं ये तो शुरू से ही हैं, इसमें बीच बीच में इसमें कुछ चेंजेस भी होंगे। ठीक है, तो मौलिक अधिकार आएंगे, मौलिक अधिकार के बाद राज्य नीति निर्देश तत्व आएंगे। राज्य नीति निर्देश तत्व में नागरिकों के बारे में जो है उनके बारे में बताया जाएगा कि एक राज्य की जिम्मेदारी क्या होगी, कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी क्या होगी पूरे वहाँ के जो भी जनता है उसको लेकर। मौलिक अधिकार के तहत एक जो व्यक्ति है उनको कैसे कल्याणकारी जो कार्य है वो किए जाएंगे उनके द्वारा। ठीक है, उनको कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे जो उनके कल्याण के लिए बेहतर हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हम देखेंगे। आगे देखते हैं। तो अगर हम बात करें भारत में समाज कल्याण के वर्गीकरण की, तो भारत में समाज कल्याण के वर्गीकरण केंद्र सरकार के द्वारा कार्य की योजना, राज्य सरकार के द्वारा कल्याणकारी कार्य व योजना और गैर सरकारी संस्था के तहत कल्याणकारी कार्य की योजना की बात कर सकते हैं। तो ये 3 क्राइटेरिया में बटे हुए हैं। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस तरह से कल्याणकारी कार्य किए गए हैं। तो अगर हम बात करें केंद्र सरकार के द्वारा कल्याणकारी कार्य और उनकी योजना की, तो अगर हम केंद्र सरकार के द्वारा कल्याणकारी कार्य की योजना की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत योजना ये एक योजना है जो 12 नवंबर 2000 को लागू की गई थी। 12 नवंबर 2000 को लागू की गई थी और ये जो योजना का उद्देश्य था कि कोविड के समय जितने भी हमारे लोग हैं वो जनरली क्या हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे और ये जो बेरोजगार हुए थे उनको रोजगार प्रदान करने के लिए ही निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये योजना को लाया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कुसुम योजना की, तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो थी वो कृषि आधारित योजना है जिसमें कि सौर ऊर्जा चलाने के लिए पंप प्रदान किया जाना था। उसका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अन्न प्रदान करना, कोविड के दौरान जो लोगों को राशन नहीं मिलता था, गरीब लोगों को, उनको 5 किलो गेहूँ और चावल प्रदान करना था। ठीक है, हेल्थ आईडी कार्ड, प्रधानमंत्री हेल्थ आईडी कार्ड वाली योजना है एक। इस योजना के तहत ये था कि आपके 74वें संविधान संशोधन दिवस के अंतर्गत मेडिकल रिकॉर्ड कार्ड दर्ज होगा जिसके आधार पर आपको कोई भी अलग अलग जो भी आपके मेडिकल के जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको आपको अलग अलग नहीं रखना है। अब ये कार्ड बन जाएगा और इसके अंतर्गत जो भी आपके मेडिकल जो भी रिकॉर्ड होंगे वो सभी एक ही कार्ड के अंतर्गत होंगे। आयुष्मान भारत योजना तो आपको पता ही होगा जिसमें 5 लाख रुपए तक के बीमा कवर करने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार के द्वारा, तो इसको आपको ये नहीं है कि मैंने ये 5 टॉपिक लिख दिया तो इससे बाहर कुछ नहीं लिखना है। आपको जो भी योजनाएं पता होंगी केंद्र के सरकार की या फिर केंद्र सरकार की और भी योजना होंगी जैसे ग्राम सड़क योजना या फिर अन्य कोई योजना, तो उन सभी योजनाओं को आपको लिखना है। मैंने एक आपको व्यू दिया है कि ऐसे जो योजना है जो भारत सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजना चलाए जा रहे हैं उनके अंतर्गत आपको ध्यान देना है और ध्यान देने के साथ साथ आपको ये चीज़ें कंटिन्यू करनी है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये आप 5 योजना को ही आप लिख के आ रहे हैं कि ये योजना बहुत शॉर्टकट है। आपको जो भी शॉर्टकट लगे या फिर जो आपको लगे कि ये योजना मेरे को बहुत अच्छे से पता है तो ये योजनाओं को मैं बहुत अच्छे से आंसर कर सकता हूँ कल्याणकारी की दृष्टि से, तो उसको आप बता सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि मैंने ये 5 योजना डाली तो वो 5 ही को आप बताइए। ठीक है, अब अगर हम बात करें राज्य की, तो राज्य के द्वारा अगर हम बात करते हैं राज्य, तो राज्य के द्वारा कल्याणकारी की बात करें तो राज्य में संविधान में राज्य के कल्याणकारी की बात कही गई है। ठीक है, तो इसमें जो भी भारत के जो लोग हैं वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से सुरक्षा का वादा करती है। ठीक है, अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, ठीक है, जिसके बारे में अगर हम बात करें राज्य की, तो राज्य के अंतर्गत अगर हम देखें तो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की दृष्टि से सभी को अनुप्राणित करें और प्रभावी रूप से स्थान संरक्षण करके लोक कल्याण की दृष्टि करें। अगर मैं एक राज्य की बात करता हूँ तो उसको क्या करना है कि सामाजिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो सामाजिक तौर पे कल्याणकारी योजनाएं आनी चाहिए।
अगर मैं बात करूं कल्याणकारी सामाजिक तौर पे, तो बहुत सारे ऐसे कल्याणकारी योजना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी योजनाएं हैं, ठीक है, जैसे जनधन योजना हो गया, आपके ये जो योजनाएं हो गई, आत्मनिर्भर भारत योजना, इस टाइप की जो भी योजना राज्य के द्वारा जब चलाई जाएंगी तो वो आर्थिक सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से सशक्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति भूखमरी से मर रहा है या किसी व्यक्ति को जॉब नहीं मिल रहा है तो उसको आर्थिक रूप से सशक्त होने चाहिए। राजनीतिक न्याय और समाज राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करने का मतलब ये है कि जितने भी ऐसे राजनीतिक न्याय वाली जो भी चीज़ें हैं सभी को न्याय एक बराबर मिलने चाहिए, ठीक है, ताकि सभी लोगों को संरक्षण करके लोक कल्याण में प्रयास किया जाए। दूसरे अगर पॉइंट की अगर हम बात करें तो सभी लोगों को समान रूप से संसाधन पाने का अधिकार है। किसी ऐसा नहीं कि किसी स्त्री को ही संसाधन मिल रहा है, किसी पुरुष को नहीं मिल रहा है, तो समाज के सभी वर्गों को संसाधन पाने का अधिकार है, ठीक है। अगर तीसरे टॉपिक की अगर हम बात करें तो जीवन यापन के लिए अगर हम बात करें तो सभी को अच्छा जीवन स्तर प्रदान करना, समय पर अगर वो कार्य कर रहे हैं तो अवकाश प्रदान करना, काम की दशाओं में सुधार करने का उनको कार्य प्रदान करना, ठीक है, काम में सुधार करना, ठीक है, होने के साथ साथ उनको सम्मानजनक जीवन प्रदान करना, ठीक है। सम्मानजनक जीवन प्रदान करने से मतलब क्या है कि इसमें कहने का मतलब ये है कि लोगों को ऐसे काम प्रदान किया जाना चाहिए जैसे चोरी नहीं करना, ठीक है। राज्य के द्वारा क्या उनको चोरी करना तो सिखाया नहीं जाएगा, ठीक है, तो उनको सम्मानजनक कार्य प्रदान करना, ठीक है, जीवन स्तर अच्छा करना, कार्य के दौरान उनको अवकाश प्रदान करना, ठीक है, उसके साथ साथ उनके सामाजिक और जो सांस्कृतिक जो जीवन के अवसर हैं उनको बढ़ाने का प्रयास करना, और ग्राम स्तर पर अगर हम बात करें तो कुटीर उद्योग और ऐसे सरकारी उद्योग को बढ़ाने के लिए उनको प्रेरित करना। ये कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। कुछ दशाओं में काम पाने, उनको सहायता पाने का अधिकार, लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है। अगर हम बात करें बुढ़ापे में अगर बात करें तो उनको पेंशन पाने जैसे कल्याणकारी योजना के अंतर्गत उनको राज्य के द्वारा उनको सहायता प्रदान करना, ठीक है। अगर निःशक्त हैं तो उनको सहायता प्रदान करना, उसके साथ साथ उनको सीमाओं के भीतर काम पाना, जैसे मनरेगा जैसे उनको उनके पास काम होने चाहिए, उनकी सहायता के लिए योजनाएं लाना। तो ये एक मैं कह सकता हूँ कि ये राज्य के द्वारा ये जो नियम कानून है वो कल्याणकारी के तौर पर उनको ये सभी चीज़ों का ध्यान देना होता है, जो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्ग के जो लोग होते हैं उनके साथ शोषण ना हो, उनको अच्छे से शिक्षा मिले, ठीक है, उनके जो भी विशेष सावधानी है, जो भी सामाजिक अन्याय जो हो रहे हैं उनके खिलाफ उनके शोषण से बचने के लिए उनको संरक्षण करता है, जो अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, मैं एक मोटा आपको एक व्यू बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएंगे तो आपको भी बहुत टाइम लगेगा देखने के लिए। तो ये चीज़ें अच्छी है कि वीडियो लंबी होंगी तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में भी आएंगी, लेकिन ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ आपको एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको नोट डाउन करने और एग्ज़ाम में लिखने में भी मदद मिल सके, ठीक है। क्योंकि ये जो अनुच्छेद होंगे ये आपको ऐसा नहीं है कि आपको अपने हिसाब से लिखना है, जो दिया गया है उन्हीं के थोड़े से अकॉर्डिंग मिलता जुलता आपको लिखना है ताकि सामने वाले को समझ आ सके, ठीक है। उसी तरीके अगर हम बात करें तो समाज कल्याण की दृष्टि से अगर राज्य की बात करें तो महिला एवं बाल कल्याण की दृष्टि से भी योजनाएं का क्रियान्वयन किया जाता है। जैसे महिला बाल विकास के लिए बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी संगठन के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, ठीक है, जैसे कि आंगनबाड़ी ICPS के अंतर्गत चलाई जाती है, ठीक है। इसमें चाइल्ड हेल्पलाइन बच्चों के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें 10-9-8 के अंतर्गत बच्चों को सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें 60 मिनट के अंदर टीम पहुँचती है। तो उनके भी इसमें एक कल्याण की बात करते हैं, जैसे महिला बाल विकास में जैसे वन स्टॉप सखी सेंटर है, अगर महिलाओं को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए भी कल्याणकारी योजना के तहत एक हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट कर दिया गया है महिलाओं के लिए, ठीक है। तो ये एक जो है कल्याणकारी कार्य महिला बाल विकास जैसे जो विभाग है उनके द्वारा किए जाते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए उनके शोषण ना हो, उनके शोषण को बचाने के लिए या फिर उनके रिजर्वेशन देने के लिए उनको एक कोटा प्रदान किया जाता है ताकि उनका शोषण ना हो और वो अच्छे से जीवन यापन कर सके। ये सभी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, जो मोटे चीज़ हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्षेत्रों में अगर समाज कल्याण की अगर बात करें तो इन सभी क्षेत्रों में जनरली आपको राज्यों के द्वारा कार्य देखने को मिलेगा। अनुसूचित जाति कल्याण, अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत क्या करती है सरकार,
बहुत सारे सामाजिक आर्थिक स्तर के हिसाब से क्या करते हैं, उनको कैटेगराइज कर देते हैं, जिसमें कि कुछ लोग अनुसूचित जाति जो ट्राइबल्स वाले होंगे अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आ जाएंगे, जो आदिवासी होंगे, और उनको संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उनको जानकारी देकर उनको विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है। उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग होंगे जिनको सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अनुसार से फिर उनको डिफाइन कर दिया जाएगा, जिसको ओबीसी के रूप में वर्गीकृत करते हैं। असंगठित क्षेत्र का कल्याण, जैसे कि जो लोग ऐसे होते हैं जिसमें मछुआरे, बीड़ी निकालने वाले, उनमें रोजगार में शामिल होते हैं, उनको कानूनी सुरक्षा प्रदान करके उनको सामाजिक रूप से उनको सशक्त बनाने का भी प्रयास किया जाता है। ठीक है। उसके साथ साथ अगर वित्तीय समावेलन भी उसमें एक हिस्सा है। विकलांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, सामाजिक जागरूकता और सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आपको पेंशन आ जाएंगे, आपको रोजगार के साधन आ जाएंगे, मातृत्व लाभ आ जाएंगे, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ठीक है। जैसे भोजन का अधिकार, जैसे स्कूल्स में आजकल स्टार्ट कर दिया गया, भोजन के अधिकार के अंतर्गत सभी बच्चों को पर्याप्त भोजन और पोषण के लिए उनको दिया जा रहा है। ठीक है। सामाजिक जागरूकता के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण से लेकर बाल विवाह, भ्रूण हत्या, जादू टोना, मानव व्यापार के तहत बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेंगे काम करते हुए। ठीक उसी तरह से आपको विकलांग व्यक्तियों के लिए सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाए जा रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा विकलांग विभाग के लिए बहुत सारे योजनाएं और कार्यक्रम चलती है। उसी में से एक है वरिष्ठ नागरिकों कल्याण। ठीक है। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कौन सी योजना चल रही है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा क्या है, गैर सरकारी संगठन के माध्यम से एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करती है। अब देखिए होता क्या है, जैसे कि विकलांग व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वरिष्ठ व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, सामाजिक जागरूकता की बात कर रहा हूँ, ये तीनों को मैं जोड़ के बताता हूँ आपको क्या होता है। ये कैसे जो मंत्रालय है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, कैसे एनजीओ के साथ वर्क करती है। ठीक है। जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं ना, वो कैसे काम करती है। ठीक है। तो क्या होता है जनरली तौर पे, जो मिनिस्ट्री ऑफ MSJE, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, और एनजीओ, अब मैं बता रहा हूँ विकलांगों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए और सामाजिक जागरूकता के लिए। ठीक है। तो ये काम कैसे करेंगे, तो मंत्रालय क्या होगा, इनका एक पोर्टल होता है। ठीक है। जिसमें जिसे ई अनुदान पोर्टल कहते हैं, इनका एक पोर्टल है ई अनुदान पोर्टल। ठीक है। आप नेट पे जाके चेक कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं वो यहाँ डाल देती है। ठीक है। जैसे कि एडिक्शन वाले प्रोजेक्ट हो गए। ठीक है। एडिक्शन वाले प्रोजेक्ट के साथ साथ इनके जो भी शेल्टर वाले प्रोजेक्ट हो गए, पहला हो गया एडिक्शन वाले प्रोजेक्ट, दूसरा हो गया चाइल्ड शेल्टर होम हो गया। चाइल्ड शेल्टर होम कभी आया नहीं है। पहला अगर मैं बात करूँ एडिक्शन का आ गया है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो बुज़ुर्गों के लिए जो चौपाल वाला है वो एक प्रोजेक्ट आ गया है। ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूँ तो अभी चाइल्ड का बैगर वाला शेल्टर होम आने वाला है। ठीक है। बैगर शेल्टर होम आने वाला है, और इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, जैसे कि ODIC, CPLI, SLCA। ठीक है। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, और ट्रांसजेंडर के लिए इसमें जो तृतीय वर्ग होते हैं उनके लिए गरिमा गृह, ये सभी परियोजनाएं हैं भारत सरकार की। ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस MSJE, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट क्या करती है, ये सभी प्रोजेक्ट को अपने पोर्टल पे अपलोड करती है। और अपलोड करने के बाद क्या होता है, जितने भी NGOs होते हैं वो अब NGO आते हैं और इस पोर्टल पे अप्लाई करते हैं। और इस पोर्टल पे अप्लाई करने के बाद जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे SLCA हो गया, ODIC हो गया, ये सब एडिक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं, CPLI हो गया। ठीक है। CPLI, तो ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको क्या करती हैं, अप्लाई करती है। और अप्लाई करने के बाद ये प्रोजेक्ट मिलते हैं। फिर ये प्रोजेक्ट जब इनको मिल जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, ये प्रोजेक्ट जब मिलेंगे उनको तो क्या करेंगे वे, जैसे कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, बढ़ते कदम, बढ़ते कदम। ठीक है। ये बढ़ते कदम का प्रोजेक्ट चल रहा है, ये वृद्धों के लिए है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो इनको एक शेल्टर होम प्रोवाइड किया जाता है, जिसके तहत उन लोग रहते हैं और उनके कल्याण के लिए कार्य करती है, जिसमें राज्य सरकार भी रहेंगी और केंद्र सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ठीक है। अब उसी प्रोजेक्ट के लिए क्या करेंगे इन लोग, कुछ ऑफिसर्स रखेंगे, और ऑफिसर्स क्या करेंगे, फील्ड में जाकर जागरूकता प्रदान करेंगे। ये जागरूकता के जो क्षेत्र हो सकते हैं, चाहे वो वृद्धों से हो सकते हैं, बच्चों से हो सकते हैं, या अगर दूसरा प्रोजेक्ट है तो मानव तस्करी से हो सकते हैं,
या मादक द्रव्य पदार्थों से हो सकते हैं। तो ये सभी जो तीनों चीज़ें हैं ये जो तीनों चीज़ें हैं ये इस तरह से चलती हुई आपको नज़र आती है। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। उसी प्रकार आप देख सकते हैं गरीबी उन्मूलन हो गया, अल्पसंख्यक कल्याण हो गया, शहरी गरीबी उन्मूलन हो गया और आपदा प्रबंधन हो गया। ये चीज़ें मैं आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूँ। ये टॉपिक आप अंदर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा टेकिंग हो जाएगा तो ये वीडियो काफ़ी और लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें निकल के आती हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गैर सरकारी संगठन, जिससे मैं बोल रहा था NGO, तो मैंने आपको बता दिया कि NGO कैसे काम करती है। तो NGO क्या करती है, बहुत सारे ऐसे मंत्रालय होती है जैसे MWCD, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, MSJE, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसे जो मंत्रालय होती है ये प्रोजेक्ट्स निकालते हैं और ये प्रोजेक्ट्स के लिए क्या करते हैं, ये फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। और इम्प्लीमेंट कैसे होता है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। स्वैच्छिक क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने, सामाजिक एकजुटता, सेवा प्रशिक्षण, अनुसंधान के अभिनव संसाधन, गरीबी भेदभाव को समाप्त करने के लिए खोजने के महत्वपूर्ण योगदान दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि NGO जो वर्क करती है उसमें क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे एरिया होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके बच्चों के क्षेत्र हो गए, जिसमें चाइल्ड लाइन, जो कि चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कल्याणकारी वाला जो पार्ट है वो कैसे है, कल्याणकारी वाला जो पार्ट है उसमें ये निकल के आता है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो बच्चों के लिए एक स्पेसिफाई नंबर चला रहा है, जिसमें 10-9 जो हेल्पलाइन है बच्चों का, उस पर काम होता है। तो उस पर जो टीम होती है वो बच्चों तक पहुंचती है और जो भी बच्चे 18 साल से कम होते हैं उनको वो सेवा प्रदान करती है। तो बच्चों के क्षेत्र में ये महिला बाल विकास के द्वारा एक कल्याणकारी कार्य हो गया। दूसरा, वन स्टॉप सखी सेंटर के बारे में जानते होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी महिलाएं के ऊपर अत्याचार हो रहा है या उनका पति उनको मार रहा है या फिर कोई अगर व्यक्ति है जो उनको परेशान कर रहा है, तो उन 18 साल से जो ऊपर है ना, उनके लिए जो भी परेशान कर रहे, तो उनके लिए वन स्टॉप सखी सेंटर का कॉन्सेप्ट निकल के आया है। ठीक है, जिसे 112 शायद ये उसी का हेल्पलाइन है, वन स्टॉप सखी सेंटर का। ठीक है, नहीं 112 पुलिस का है। आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं कि वन स्टॉप सखी सेंटर का जो हेल्पलाइन नंबर है वो कौन सा है। ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप मेरे को कमेंट करके माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऐसे जो एजेंसीज़ होती हैं NGO, वो क्या करती हैं, ये प्रोजेक्ट्स लेते हैं गवर्नमेंट के और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, सपोज़ ये एक एरिया है रायपुर, इसमें पूरे 70 वार्ड हैं। ठीक है, अब 70 वार्ड में क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, MSJE, वो क्या करेगी, इनको प्रोजेक्ट दे देगी, ये लो भैया आप ODIC का प्रोजेक्ट है जो बच्चों के आउटरीच ड्रॉपिंग सेंटर, ये बच्चों का प्रोजेक्ट है एडिक्शन से रिलेटेड। ये अब जो प्रोजेक्ट है एडिक्शन से रिलेटेड, उसमें आप क्या करेंगे, अब आपको हर वार्ड पे इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो धीरे धीरे करके आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इस जो एरिया है उसको क्या करेंगे, नशा मुक्त करेंगे। अब नशा मुक्त कैसे करेंगे इस एरिया को, तो सबसे पहले आप यहाँ जागरूकता फैलाएंगे। ठीक है, आप यहाँ अनुसंधान करेंगे, रिसर्च करेंगे ना कि कैसे इस एरिया में बहुत सारे बच्चे नशा करते हैं। तो उसके लिए पहले आप जागरूकता के तहत मितानिन से मिलेंगे, आशा वर्कर जिसे कहते हैं। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मिलेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, वहाँ जितने भी ऐसे लोग होंगे जागरूक व्यक्ति, जैसे कि पार्षद या फिर जोन ऑफिसर या फिर जो भी सोशल वर्कर होंगे, उनसे आप जाके मिलेंगे और फिर उस एरिया में डायरेक्ट कुछ बच्चों को एक्टिविटी कराएंगे। और एक्टिविटी शामिल कराने के साथ उसमें क्या करेंगे, एक्टिविटी शामिल करा के बच्चों से आप जुड़ेंगे। और जैसे बच्चों से आप जुड़ गए, उसके बाद बच्चों से आप जैसे जुड़ेंगे उसको काउंसलिंग करेंगे, उनको रेफ़र करेंगे, उनको लिंकेज करेंगे, ताकि बच्चे फिर बराबर होकर उनमें नशा मुक्त हो सकें। तो इस तरीके से गैर सरकारी संस्था का जो भी कार्य होता है वो इस तरीके से चलता है। वो क्या करते हैं कि ग्राउंड लेवल पर उतर के जो भी योजनाएं होती हैं भारत सरकार की, जो भी एजेंसीज़ की, उसको क्या करते हैं, वो धीरे धीरे जाके वहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। और इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या होता है, वो जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी अच्छे से
रन होते हैं, ताकि वहाँ के जो स्वैच्छिक क्षेत्र के जो लोग होते हैं, जो भी प्रभावी गैर राजनीतिक से जुड़े हुए लोग होते हैं, गैर राजनीतिक कड़ी के रूप में वो कार्य करती है, एक गैर राजनीतिक कड़ी के रूप में कार्य करती है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे जो भी एरियाज़ होते हैं, देखिए हो सकता है कि कुछ NGO हो सकते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे कार्य कर रही हो, कुछ लोग हो सकते हैं वो राज्य स्तर पे कार्य कर रही हो, कुछ लोग हो सकते हैं वो अपने केंद्र स्तर पर कार्य कर रहे हों। तो कहने का मतलब ये है, हो सकता है कुछ लोग स्वेच्छा से कार्य कर रहे हो, है ना। गैर सरकारी संगठन, इसमें बताया गया है कि स्वैच्छिक क्षेत्र, तो अपनी स्वेच्छा से जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो वहाँ जाके अवेयरनेस कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, उनको फ्री में ट्रेनिंग्स दे सकते हैं जो भी एरिया में जैसे काम कर रहे हैं। जैसे कि एक प्रोजेक्ट है स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी, वो क्या करती है, वो खाली प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी एडिक्शन से रिलेटेड होता है, हर स्टेट में एक SLCA होता है, और ये SLCA क्या करते हैं, ये SLCA क्या करते हैं, ये जितने भी एडिक्शन से रिलेटेड चीज़ें होंगी उस पर वे अवेयरनेस करेगा, एडवोकेसी देगा, और जितने भी नशा मुक्ति केंद्र होंगे ना भारत सरकार के, उसको क्या करेगा, उसके अंतर्गत जो भी नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं, जो भी बच्चों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं या बड़ों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसको जाके वो चेक करेगा, और चेक करने के बाद क्या करेंगे, वो सीधा भारत सरकार को, नई दिल्ली को वो रिपोर्ट को हस्तांतरित करेगा। तो SLCA का काम भी ऐसे होता है, ठीक है। तो गैर सरकारी संगठन की मदद से ही ये काम किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हो गैर सरकारी संगठन कैसे लाभ प्रदान करती है। वो डायरेक्ट क्या करती है, बहुत सारे स्वेच्छा से अपने बहुत सारे कार्य करती है, जिसके अंतर्गत उसमें प्रशिक्षण, अनुसंधान और विभिन्न प्रकार के जो भी गरीबी या फिर जो भी विषय वस्तु है उनसे संबंधित क्या करती है, वो सेवाएं प्रदान करती है, चाहे वो जागरूकता के माध्यम से हो, प्रशिक्षण के माध्यम से हो, अनुसंधान करने के बाद जो प्रशिक्षण हो उसके माध्यम से हो। तो इस तरीके से गैर सरकारी संगठन का कार्य किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि जितने भी हम क्वेश्चंस जितने भी हम टॉपिक्स कवर किए हैं उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वही आ सकता है, समाज कल्याण क्या है। समाज कल्याण के उदाहरण जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया वो हो सकता है, प्राचीन काल का मैंने आपको बता दिया कि समाज कल्याण किस तरह से किए जाते थे। क्या पशुओं के चिकित्सा केंद्र में समाज कल्याण के केंद्र क्षेत्र हैं, तो इसको भी आप बता सकते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ये इस पैटर्न से क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कि इस पैटर्न में ही क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वर्तमान में भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है कल्याणकारी योजना, तो इसमें आपको राज्य सरकार के द्वारा भी लिखना है, केंद्र सरकार के द्वारा भी लिखना है, और इसमें थोड़ा सा NGO का भी डाल सकते हैं। भारत में इसमें अब ये पूछेंगे कि सर इसमें हम भारत सरकार दिया हुआ है तो इसे हम इसमें NGO कैसे आ जाएंगे, तो आपको आंसर लिखने का तरीका आना चाहिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो भी प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, जो भी भारत सरकार की परियोजनाएं चल रही होंगी, ठीक है, जो भी योजना चल रही होंगी उसको आप लिखें। जैसे मैंने बताया आपको कुसुम योजना बताया, जैसे कि मैंने आपको आयुष्मान भारत योजना बताया, जैसे कि मैंने आपको और भी योजना बताएं, तो उन संबंधित योजनाओं को आप लिखेंगे। उसके बाद फिर आप राज्य सरकार की योजनाएं को आएंगे, और उसके बाद फिर आप गैर सरकारी संगठन। अब गैर सरकारी संगठन में आप कैसे लिखेंगे, तो गैर सरकारी संगठन के अंतर्गत आप कैसे लिखेंगे कि उसमें भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती हैं जिसको NGO के माध्यम से, गैर सरकारी संगठन के माध्यम से उसको लागू किए जाते हैं, और इसके तहत फिर इसमें डायरेक्ट वे जो भी क्षेत्र होते हैं उसमें वे तल तक जाकर वे कार्य करते हैं। तो उसमें एक आध जो प्रोजेक्ट्स होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आउटरीच टॉपिंग सेंटर्स हो गए, SLCA हो गए, चाइल्ड लाइन हो गया, 1098 हो गया, रेलवे चाइल्ड लाइन हो गया, ठीक है। बुजुर्गों का जैसे मैंने बताया कि वो जो टॉपिक्स थे जिसमें कि मैंने बुजुर्गों का जैसे कि मैंने बताया कि बढ़ते कदम, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में आप उनको बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में समाज कल्याण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझाइए। इसमें आपको तीनों लिखना है, आधुनिक, मध्यकाल का तो उतना है नहीं, प्राचीन काल, स्वतंत्रता के पूर्व, इन सभी चीज़ों को आपको लिखना है। क्या समाज कल्याण, देश से कल्याण होता है, तो इसमें आपको अपना व्यू देना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर मन करता है तो लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आपको लाइक ही और सब्सक्राइब करना है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसमें आप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर आपको वीडियो में कुछ दिक्कतें हैं या फिर कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो क्वेश्चन से रिलेटेड, या भी कोई और अगर इशू हो, कोई भी टॉपिक से अगर इशू हो, तो आप मुझे पर्सनल
मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है, ये मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, इसमें आप लोग मेल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।